हमने बहुत तो ये अपील आज इतना आपने समझाया है, विस्तार से समझाया है, जो लोग आपको यहां सुन रहे हैं, जो टीवी पे सुनेंगे आपको सर, उन सबको ये अपील कि प्लीज ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की बात मंत्री जी इतने सालों से कह रहे हैं, थोड़ी तो सेंसिटिविटी लाइए, थोड़ा बदलिए अपने बिहेवियर को, कम से कम जान बचेगी। एक छोटी सी बात है जी, एक रोड सेफ्टी का एक हम लोग प्रतिज्ञा करें जी, कि रेड लाइट होगा तो मैं रुक जाऊंगा, रोड क्रॉस करूंगा तो जहां मार्किंग किया है वहां अथॉरिटी वही करूंगा, मैं खुद ही मार के छलांग मार के नहीं जाऊंगा, मैं टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहने बिना नहीं चलाऊंगा। और सिंपल बात है, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। सिंपल चीजें है जी, जान है तो सब कुछ है जी, बिल्कुल। और इसके बारे में लोगों को गंभीरता से देखो, मैं एक पैर मैं अब लीडर ऑपोजिशन था, तब मेरा पैर 4 जगह टूटा है जी, मेरे 2 साल खराब हुए जी। और आपको तो ये बोलना नहीं चाहिए, 3% जीडीपी का नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से। और इसलिए मैं अभी इस बारे में आपको लिस्ट दे दूंगा, तरीके से आपको 23 तक की लिस्ट दे दूंगा, मेरिट लिस्ट कौन क्या है। आप बैंड बजा दीजिए सब, आप दे दो सर, बिल्कुल। पर अब चलिए थोड़ा पॉजिटिव बातें हो जाएं, ये एक्सीडेंट से दूर। एक बात बताइए, मैं सोच रही थी कि पूरे मोदी जी के मंत्रालय में, पूरे कैबिनेट में शायद एक ही ऐसा नाम है, नितिन गडकरी, जो पिछले 11 साल से एक ही मंत्रालय में, ये प्रिविलेज किसी और को नहीं मिला है पूरे मंत्रिमंडल में। ये इसके पीछे क्या राज है नितिन गडकरी जी, मैं जानना चाहती हूँ, कैसे ऐसा हुआ कि मोदी जी आपको यहां से निकाल ही नहीं सके, आप रह गए, बस इसी मंत्रालय में रह गए। भरोसा आपके ऊपर बहुत है, ये तो हमें समझ में आता है, बट तब भी हर किसी को बदला गया है, नितिन गडकरी जी को नहीं बदला गया। देखिए 2014 में हाँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब जब मैं पहली बार वो मिले थे, मुझे जब बात हुई, हाँ, तो उन्होंने मुझे पूछा, तब मैंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग, 55 फ्लाईओवर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ, और थोड़ा उसका अनुभव है। अगर ये काम मिल जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने बनाई है, अटल जी के समय में उसमें भी राष्ट्रीय महामार्ग की नीति बनाई थी जी जी, तो ये मिलेगा तो मैं शायद इसमें अच्छा काम कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हायरार्की के हिसाब से ये नीचे है मंत्रालय। पीएम ने आपसे ये कहा, और आप पहले 3 4 5 प्रमुख लोगों में हैं, हाँ, तो फिर ये आप सोच लो। ओके। तो मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं जो अच्छा काम कर सकता हूँ वो मुझे आप दीजिए। तो उन्होंने शिपिंग, पोर्ट्स और ये तो प्रधानमंत्री जी ने ये आपसे बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हायरार्की में ये नहीं आता है, आप सीनियर हैं। हाँ, ये क्योंकि उन्होंने तब भी मैंने उनको बोल के लिया है, हाँ, और उन्होंने मुझे दिया है, और ये उनका अधिकार है कि मुझे कब तक रखना है। तो आपने मांगा इस चीज के लिए? हाँ, पहली बार मांगा था, पर इतने दिन में उनका अधिकार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं तो आपने पहली बार मांगा, फिर वो स्टिक हो गया आपके साथ। ये अब मजा आ रहा है या आप चाहते थे कि चेंज हो जाए? नहीं, देखो मेरी एक्चुअली पसंद, मैं एग्रीकल्चर में बहुत काम करता हूँ, ओके, पर ये थोड़ा प्रूवन था, तो मुझे लगा कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पैसा रेज करना, तो मुझे लगा कि ये मैं अच्छा कर पाऊंगा देश के लिए। तो इसके अलावा और कौन सा मंत्रालय संभालना चाहते हैं नितिन गडकरी जी? देखिए, मैं क्या चाहता हूं इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। इट इज ए राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो उसका सिलेक्शन करे। प्रिविलेज तो है ही, पर मैं पूछ रही हूँ कि आपकी मंशा क्या, आपका भी तो मन होगा कुछ कि मैं ये भी करूं। आपको अगर बताऊंगा तो उसका अर्थ ये होगा कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, ये मैंने इंडिकेट किया, तो वो ठीक नहीं होगा। सर, आप नहीं भी बोलते तो भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बोल ही लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? नहीं, मैं कभी बोलने के बाद कंट्रोवर्सी नहीं होती, मैं नहीं बोलते हुए भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी जानबूझकर करते हैं, वो बात अलग है। जब तक आप अच्छा, ठीक है। अभी आप जैसे आपने कहा कि वाजपेयी जी के समय में ही आपने विजन अपना तैयार करके एक साझा किया था, मैं ये जानना चाहती हूं कि नितिन गडकरी जी के दिमाग में द रोड मैप फॉर 2047, हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में, द रोड मैप फॉर 2047, एक तो कुछ दिमाग में होगा कि मैं भारत को उस समय ऐसा देखना चाहता हूं,
क्या हम उसके कहीं करीब पहुंच पाए हैं इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क, द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा? प्रधानमंत्री ने हम सबको सूचना की है कि 47 की विजन तैयार करना है जी। अब उसमें हमने अभी जैसे उदाहरण बताता हूँ, अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, नहीं हुआ है अभी तक, आप कह रहे हैं इनॉग्रेशन नहीं हुआ ना। तो कब आप पिछले साल भी आपने बोला। प्रधानमंत्री जी अभी समय देंगे, अभी उद्घाटन तुरंत करेंगे। अच्छा, कब होगा आप जरा बताइए, 2 बार से पूछ चुकी हूं मैं। प्रधानमंत्री जी का अभी पार्लियामेंट का सेशन है, हाँ। इसमें उन्होंने कहा कि मैं समय देता हूँ, ओके। जैसे देंगे उसका उद्घाटन होगा। तो अगले 2-3 महीने में हो बाद जाएगा, खुल जाएगा, अगले 2-3 महीने में खुल जाएगा? नहीं, 15-20 दिन में भी हो सकता है, जब भी समय उन्होंने कहा कि मैं समय देता हूँ। ओके, क्योंकि अभी पार्लियामेंट के सेशन में करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अभी जैसे दिल्ली से आगरा 2 घंटे में है, अब आगरा से ग्वालियर जी 2.5 घंटा लगता था जी। 100 किलोमीटर के लिए। अभी हम नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, तो 40 मिनट में होगा। आगरा से ग्वालियर हाँ 40 मिनट? हाँ, कब से होगा? और अवार्ड हो गया काम। अभी 70% लैंड एक्वायर, आज ही सिंधिया से बात कर रहा था, अभी 70% लैंड एक्वायर भी हो तो गया। फिर दिल्ली से ग्वालियर कितना समय लगने वाला 2.5 है? घंटा, और अभी लगते हैं लगभग 6 घंटे। 6.5-7 घंटे। हाँ, लगभग 6 घंटे तो लग ही जाते हैं। आप कह रहे हैं 2.5 घंटे में दिल्ली से ग्वालियर हो जाएगा? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आपके लेकर दुनिया का कोई पत्रकार मुझे बाद में पूछ नहीं सकता। बिल्कुल, ये इस बात पर जरा ताली हो जाए सर के लिए, है ना? ये जिम्मेदारी से। अभी देहरादून, अब आपको देखो, नहीं, दिल्ली से मेरठ, हाँ। ये लोग दिल्ली के हैं, पहले कितने लगते थे? 4 घंटे लगते थे, ओके। अब 45-50 मिनट में हो। हाँ, मेरठ वाला तो फिक्स हो गया। अब दिल्ली से उदाहरण के लिए जयपुर 5 घंटे लगते थे, अब जब हमारा नया हाईवे बन गया 2.25 घंटे में लोग जा रहे हैं। हाँ। अब दिल्ली से अमृतसर काम हुआ है 4 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर हाँ। करीब 3 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में होगा। अब चेन्नई से बेंगलोर 5-6 घंटे लगते थे, 6 घंटे, अब 2 घंटे में होगा। बैंगलोर टू मैसूर? हाँ, बेंगलोर से मैसूर 50 बैंगलोर टू मिनट में मैसूर तो बहुत जबरदस्त हो गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो विजन की बात आपने की, हाँ। अब हम ये जो एग्जिस्टिंग रोड है इसको छोड़कर ग्रीन अलाइनमेंट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली यहाँ है और मुंबई यहाँ है, हाँ। तो पहले इधर 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 ऐसा जाते थे, अब स्ट्रेट जा रहे हैं। अभी सूरत से चेन्नई, सूरत से चेन्नई हम बना रहे हैं, 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब अच्छा, डायरेक्ट सीधा जा रहा है, तो 320 कैसे कम हो रहा है? पहले अगर मुंबई से चेन्नई जाना है, हाँ। तो दिल्ली से चेन्नई जाना है जी। तो दिल्ली से मुंबई, ओके। मुंबई से पूना, ओके। पूना से सोलापुर, और सोलापुर से चेन्नई या कोल्हापुर। अब क्या होगा, अब सूरत में ही बदल जाए, मुंबई पूना जाने की जरूरत नहीं, सोलापुर कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। ओके। अब सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से अक्कलकोट, अक्कलकोट से करनूल, और करनूल से कोचीन, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, हैदराबाद, पूरे साउथ को। तो इस पूरे रूट पर आप 320 किलोमीटर कम कर रहे हैं? दिल्ली से चेन्नई 320 किलो कम हो जाएगा। वाह। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। देखिए आपको एक बात बताता हूं, हाँ। पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, आज मैं आपको कहता हूं, अभी एक स्टडी हुआ, हाँ। IIM बेंगलोर और IIT चेन्नई ने किया, और उन्होंने कहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 6% कम हुई, क्योंकि रोड अच्छे बने, समय कम हो जाएगा, समय कम लगेगा, जल्दी समय पहुंचेंगे, पैसे कम लगेंगे। अभी दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस कम हो गया, रोड अच्छे बन गए, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 10% पे आई थी। तब मैंने कहा था ये दिसंबर एंड होने तक ये सिंगल डिजिट पे आएगी, 9% पर। ओके। और मैं दावा करता हूं, अभी उन्हें स्टडी करना चाहिए, अब लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आई, जो चाइना में 8% है, ओके। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है, और इंडिया में 16% थी। अब जो 7% लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हुई, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में 7% मोर कॉम्पिटिटिव होंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हाँ। हमारा ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, ओके। और हमारे देश की प्रगति होगी। वाह, चलिए ये तो अच्छी बात आपने बता दी। अब आपसे जरा मैं थोड़ा पूछ लूं, आपके विरोधी दल भी कुछ कुछ कहते हैं कि क्या होता है रोडों पर। पिछले दिसंबर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ये राज्यसभा में शून्यकाल में ये टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि देश के राजमार्ग टोल वसूली करते हैं, उन्होंने कहा ये संगठित लूट है।
आप लोग कलेक्टिव लूट करते हैं उस राजमार्ग पे। उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट से ज्यादा गाड़ी रुकी तो पैसा आदमी नहीं देगा उस टोल प्लाजा में। और ये राघव चड्ढा ने आपके ऊपर तो आरोप लगाया, जवाब भी आपसे मांगा। अब ये मंच है, आप जवाब दीजिए राघव चड्ढा को कि 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे रुकेंगे तो पैसा माफ, ऐसा आप करेंगे? अरे मैं आगे जाके कहूंगा, क्या 1 मिनट भी रुकना नहीं है। तुम क्या 5 मिनट की बात कर रहे हो? आप पर रुक तो रहे हैं ना, पर रुक तो रहे ना। तो सुन लीजिए, हाँ। अभी हमने नई ये लाई है, टोल नाके उड़ जाएंगे। 10 लोगों को पहला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ऑलरेडी। हाँ। वो क्या होगा, ये सब पाइप पर ऐसी है जो लगा हुआ होगा, उस पे कैमरे लगे हुए होंगे। आपकी नंबर प्लेट का और फास्टैग का फोटो निकल जाएगा। आप जहां से गए और जहां से निकले उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है। आपको रुकना नहीं, पूछना नहीं, बताना नहीं, कुछ नहीं। आप 50-60 किलो 80 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओ, भाग जाओ, तो शायद आप 5 देखो आप मेरे साथ फिर अन्याय। आप बोलेंगे कि मेरा रोड नहीं है, मुझसे मत नहीं पूछो। नहीं, मेरा रोड है, मैं पूछता हूं। ठहरो आप, ये इतने लोग बैठे, मैं तो दिल्ली कम जानता हूं। अब मुझे बताओ कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन गया, हाँ। UR2 बन गया, हाँ। एयर स्ट्रिप के नीचे टनल बन गई। अब ये बात अलग है कि दिल्ली वालों में एक कैपेबिलिटी है, रोज गाड़ियां बढ़ रही, लोक संख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही। अब उसको मैं कुछ नहीं करता। अब ये इतने लोग बैठे हैं, मुझे बताइए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण, UR2 के कारण और जो टनल बना है उसके कारण क्या कोई रिलीफ नहीं मिला है? नहीं बोलने वाला कोई भी खड़ा हो, भाई एक जो भी बोलो। गांव से आते हैं वही लोग बता दीजिए। ठीक है, मगर तब भी तो हालत तो उस वहां पे तो नहीं ठीक हो रही है ना। दूसरी बात बताओ, जो टोल नाका है हाँ। दिल्ली में, वो लगा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वो जो लगा है ना, वो लीला होटल के पास, हाँ हाँ हाँ, वो बंद होना चाहिए। पत्र मैंने दिल्ली कारपोरेशन को दिया है। वो एक ग्रीन फंड के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, वो जो 900 करोड़ कलेक्ट कर रहे हैं वो इलीगल है, गलत है। वो पैसे से उनको प्रदूषण को कम करना है, उससे वहां गाड़ी रोकते हैं जबरदस्ती, और पैसे दिल्ली के चारों दिशा पे वो चल रहा है। हाँ। ये एक्चुअली जरूरत नहीं है इसकी। और मैंने दिल्ली मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की है, दिल्ली मेयर को भी की है, और मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है डालिए। हम और मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है, डालिए। हम भी प्रेजेंट करें उसको। ये तुम्हारा निर्णय था, ये इसका कोई जरूरी नहीं। अब दिल्ली में मेरा डिपार्टमेंट 1,50,000 करोड़ के काम कर रहा है, हाँ। दिल्ली NCR में, और अनेक 50-60 हजार काम मैंने पूरे किए हैं। और जब काम दिल्ली कारपोरेशन कुछ कर भी नहीं रहा, आपने ग्रीन का तो कुछ उन्होंने किया नहीं, फिर ये पैसे वसूली करके लोगों को रोककर जबरदस्ती करके तकलीफ देकर फिर वे प्रदूषण करते हैं, गियर बदलते हैं और प्रदूषण होता है। तो इसको बंद करिए। तो फिर क्या हो रहा है इस मामले में? आपने सबको बोल दिया, पर हुआ क्या? ये आप जैसे जागरूक पत्रकार इसको आवाज सर वाह वाह, अब मेरे ऊपर डालिए कि मेरी जिम्मेदारी की ये करना है। सर आप मंत्री हैं, क्यों नहीं सुनते हैं लोग? एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हुआ था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को ही बदलना पड़ेगा। तो आप लोग ने याचिका डाल रखी है? हाँ हाँ, उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि भाई ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है जो मुझे अब पूछना है। दूसरा, ये जो गुड़गांव का रोड है, हाँ। टोल नाके जितने हैं, हाँ। वो 1 साल के अंदर सब कैंसिल हो जाएंगे और आपको 10 सेकंड भी रुकना नहीं पड़ेगा। अभी ये 1 साल के बाद तो हम देखेंगे सर, आज है ना? देखो, मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि 1 साल के अंदर ये टोटल 950 टोल प्लाजा देश में है, हाँ। और उसमें से 2-2, 3 मिलाकर 550 पैकेजेस हम निकाल रहे हैं। उसमें पहले 10 पैकेज
नंबर है? मैडम दावा कर रहे हो? दावा जो करता हूं डंके की चोट पे पूरा करो करता सर, हूं, करो, एक भी डंके पूछ की नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं आपको होगा, इसकी तैयारी की है, टेक्नोलॉजी फाइनल हुई है, काम चलो, टेंडर निकालना और बदलना बस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए टोल प्लाजा। आपको लगे तो जब टोल नाका जो तोड़ना पड़ेगा, हाँ उसके उद्घाटन के लिए आपको बुला लूंगा। ठीक है, मुझे बुला लीजिएगा। मगर आप टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, और जब आए थे तब तो उसमें उन्होंने इतना सारा काम किया था इसके बारे में कि वीवीआईपी कल्चर बंद करो, ये लाल गाड़ी, लाल बत्ती बंद करो, नीली बत्ती बंद करो, ये सब भोपू भोपू सब बंद करो। लेकिन आपके टोल प्लाजा पे ये वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों वीवीआईपीएस को नहीं रोका जाता है? और सारे मतलब उनको प्रिविलेज है, हम सब रुके पैसा दे, उनमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि लाल दे की गाड़ी तो प्रधानमंत्री ने मुझे ही बंद करने के लिए कहा था, रिग्रेस सिग्नल, और मैंने पूरे सिग्नल हटा दिए। वो कलेक्टर के ऊपर का, पुलिस के ऊपर के जितने दो तो बंद हो गई। मैंने मेरे डिपार्टमेंट मैंने कर जी। दिया। अब दूसरी बात ऐसी है कि ये जो टोल पॉलिसी बनी बीओटी की, तब इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस है, इसमें एम्बुलेंस तो वो तो आप जेन्युइन केस है, वो तो समझ मैं, आप मुझे एमएलए एमपी का जवाब दीजिए। देखिए, एम्बुलेंस है, बाद में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, हाँ जिसमें एग्रीकल्चर माल पड़ा है, उसको भी नहीं लगता टोल। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। प्रॉब्लम ये है कि एमएलए एमपीज, हाँ, ये बहुत पहले से उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। आप क्यों नहीं बदल रहे इसको सर? मैंने- इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? मैं आपको बताता हूँ, मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ, और तुमको मैं बात ऐसा कोई सलाह मुझे मत दो जिसमें मेरी कुर्ची प्रॉब्लम है। ये एमएलए एमपी जो रहते हैं, अब रेलवे में रिजर्वेशन, तुम कल कहोगे एमपी का रिजर्वेशन बंद करो, अरे आखिर